आई रोबोट ये कहानी आज से दशकों आगे की है, जब इंसान बेहद ही आधुनिक हो चुका है, इतना कि उसने खुद के जितने सक्षम रोबोट बना लिए हैं। ये रोबोट इंसानों का हर एक काम करते हैं, चाहे खाना बनाना हो या पार्सल डिलीवर करना या चाहे बाजार से सामान लाना, सब कुछ। कहानी की शुरुआत यूएस के शिकागो शहर में होती है, जहाँ हर रोज की तरह तैयार होकर डेल स्पूनर अपने काम पर निकलता है। शहर में काफी आबादी होती है, जितने इंसान उसी तादाद में रोबोट्स। रास्ते में गुजरते हुए स्पूनर की नजर एक रोबोट पे पड़ती है, जो किसी का पर्स छीन कर भाग रहा होता है। स्पूनर उसे रुकने के लिए आवाज लगाता हुआ उसके पीछे भागने लगता है और भागते भागते एक जगह उसे पकड़ लेता है और वो पर्स उससे छूटकर सामने बैठी एक लेडी के पास चला जाता है। यहाँ काफी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। स्पूनर इन सबको अपना बैच दिखाते हुए कहता है, रिलैक्स रिलैक्स, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। सामने बैठी लेडी इनहेल करते हुए कहती है, तुम गधे हो। स्पूनर पूछता है, मैम क्या वो आपका पर्स है? वो लेडी कहती है, बिल्कुल, मैं अपना इनहेलर घर भूल आई थी, वो मेरे लिए लेकर आ रहा था। स्पूनर शर्मिंदा होते हुए उससे माफी मांगता है और यहाँ से सीधा अपने ऑफिस चला जाता है। यहाँ उसका सीनियर जॉन बर्जी उसके पास आते हुए कहता है, हमेशा सही काम करें, ये तुम्हारी बैच पर लिखा है। और उससे कई सवाल करता है, जैसे कितने रोबोट्स पर्स छीन लेते हैं, कितने रोबोट्स दुनिया में क्राइम करते रहते हैं। स्पूनर कहता है, एक भी नहीं। फिर आगे उससे सवाल करता है, क्या हुआ था आज? स्पूनर उसे जवाब ना देते हुए कहता है, कुछ भी नहीं। इसके बाद जॉन बर्जिन यहाँ से चला जाता है। दरअसल यहाँ सबको लगता है कि स्पूनर मूर्ख है, वो बेवजह रोबोज में खामियां ढूंढता रहता है, जबकि रोबोज में कोई खामियां हैं ही नहीं। इसी बीच स्पूनर को किसी का फोन कॉल आता है और वो मौकाए वारदात पर पहुंचता है। ये यूएस की सबसे बड़ी टेक कंपनी यूएसआर का हेडक्वार्टर होता है, जो अत्याधुनिक रोबोट बनाती है। यहाँ पर इस कंपनी के को फाउंडर डॉक्टर अल्फ्रेड लेनिंग की मृत्यु हो गई होती है। मरने से पहले डॉक्टर लेनिंग ने एक संदेश छोड़ा होता है कि उनके केस की इन्वेस्टिगेशन डिटेक्टिव स्पूनर ही करे, क्योंकि वो पहले से उसे जानते थे। अब जब स्पूनर डॉक्टर लेनिंग के डेड बॉडी के सामने आता है, तो यहाँ डॉक्टर लेनिंग का एक एडवांस होलोग्राम प्रोजेक्टर चालू हो जाता है, जिसमें डॉक्टर ने मरने से पहले अपने कुछ मेमोरीज डाल दी होती है, जिसकी मदद से स्पूनर डॉक्टर के मरने के बाद भी उनसे बात कर पाता है। स्पूनर उनकी छवि से सवाल करता है, आपने मुझे क्यों बुलाया? लेनिंग कहते हैं, मुझे तुम पर भरोसा है। स्पूनर फिर पूछता है, पर यहाँ मेरा क्या काम हो सकता है? लेनिंग कहते हैं, हमारे अंदर के संबंध बिल्कुल साधारण नहीं है। स्पूनर थोड़ा परेशान होते हुए कहता है, क्या वाकई आप कुछ कहना चाहते हैं? डॉक्टर लेनिंग कहते हैं, मुझे माफ करना, पर मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, तुम्हें बस सही सवाल पूछना है। इसके बाद स्पूनर अपना आखिरी सवाल करता है, क्यों अपने आप को मारना चाहते हो? इस पर डॉक्टर लेनिंग कहते हैं, हाँ डिटेक्टिव, ये तुमने सही सवाल पूछा है। और बिना जवाब दिए वो होलोग्राम प्रोजेक्टर बंद हो जाता है। दरअसल डॉक्टर लेनिंग संकेतों के जरिए स्पूनर से कुछ ऐसा कहना चाह रहे होते हैं कि उसके अलावा कोई नहीं समझ सकता। इसीलिए उसे ये कहते हैं कि मुझे तुम पर भरोसा है और हमारे अंदर के संबंध बिल्कुल साधारण नहीं है। अब यहाँ से स्पूनर की छानबीन आगे बढ़ती है। इसके बावजूद कि पुलिस और बाकी सबको यही लग रहा होता है कि ये आत्महत्या है, डॉक्टर लेनिंग ने खुदकुशी की है, क्योंकि इस बिल्डिंग में इतनी सिक्योरिटी होती है कि किसी का घुसकर किसी की हत्या करना मुमकिन नहीं होता है। स्पूनर सबसे पहले इस कंपनी के सीईओ लॉरेंस रॉबर्टसन से पूछताछ करता है। रॉबर्टसन थोड़ा घबराया सा होता है और उसकी बातों का ठीक से जवाब भी नहीं देता, जिससे उसे रॉबर्टसन पर शक होता है, पर इस समय वो उसे कुछ नहीं कहता। यहाँ से होकर स्पूनर डॉक्टर कैल्विन से मिलता है, जो इसी कंपनी में काम करती है। कैल्विन उसे डॉक्टर लेनिंग के लैब तक लेकर जाती है, जहाँ से गिरकर उनकी मृत्यु हुई थी। रास्ते में कैल्विन स्पूनर को इस बिल्डिंग के सेंट्रल एआई कंप्यूटर विकी को दिखाती है, जो इस बिल्डिंग के सिक्योरिटी का ध्यान रखती है। स्पूनर विकी से खिड़की टूटने के 1 मिनट पहले तक लैब के भीतर की सारी तस्वीरें दिखाने के लिए कहता है, लेकिन विकी डेटा स्कैन करके कहती है डेटा में कुछ प्रॉब्लम है, वो उसे नहीं दिखा सकती। अब डॉक्टर के लैब के भीतर स्पूनर जब टूटी हुई खिड़की के ग्लास को चेक करता है, तो वो देखकर हैरान होता है कि कोई बूढ़ा इतने मजबूत ग्लास को कैसे तोड़ सकता है। वो कैल्विन से कहता है, तुम्हें पता है सेफ्टी ग्लास है, इतना मजबूत ग्लास कोई बूढ़ा तोड़ ही नहीं सकता। कैल्विन जवाब देती है, लेकिन उसने रास्ता ढूंढ लिया और वैसे भी उस लैब में ना कोई आया न गया। इस पर स्पूनर कहता है, तो शायद कातिल कमरे में ही हो और इस कमरे इस लैब में सिर्फ आधे तैयार रोबोट्स ही होते हैं। कैल्विन कहती है, तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें पता है रोबोट्स उन 3 नियमों पर चलते हैं, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। स्पूनर उसकी एक न सुनते हुए कमरे में चारों तरफ ढूंढने लगता है और जब वो एक कंटेनर को चेक कर रहा होता है, तो उसमें से अचानक से एक रोबोट उछलकर बाहर निकल जाता है। इस बीच स्पूनर की गन उससे छूट जाती है, जिसे वो रोबोट उठाकर उस पर तान देता है। स्पूनर अपनी दूसरी गन निकाल लेता है। अब ये रोबोट धीरे धीरे गेट की तरफ जाने लगता है।
लेकिन कैल्विन विकी को कमान देकर गेट बंद करवा देती है, जिससे वो रोबोट भागता हुआ उसी टूटी हुई खिड़की से नीचे कूद जाता है जहाँ से डॉक्टर लैनिंग गिरे थे। लेकिन भागते समय स्पूनर उसके पैर में गोली मार देता है। इसके बावजूद वो रोबोट भाग निकलता है। कैल्विन स्पूनर से कहती है, तुमने उसे घायल कर दिया। स्पूनर पूछता है, तो अब वो कहाँ जाएगा? कैल्विन कहते हैं, अपनी हालत सुधारने। इसके बाद ये दोनों यूएसआर के असेंबली प्लांट पर जाते हैं। कैल्विन बताती है, ये प्लांट रोजाना 1000 रोबोट तैयार कर सकता है, लेकिन स्कैन करने पर उसे 1001 का आंकड़ा मिलता है। अब स्पूनर इन सब में से उसे ढूंढना शुरू करता है। वो सभी रोबोट को कमांड देता है कि बिना कहे हिलना मत, और अपनी गन निकालकर एक रोबोट को शूट कर देता है। कैल्विन भागते हुए इस रोबोट के पास जाती है और कहती है, ये तुमने क्या किया? स्पूनर कहता है, ये सभी उन 3 नियमों पे चलते हैं ना, इसलिए मुझसे खुद को नहीं बचा सकते, सिवाय उस एक के। इसके बाद जब वो दूसरे रोबोट को शूट करने वाला होता है, तभी 20 से एक रोबोट जरा सा अपना सिर निकालकर बाहर देखता है, जिसे स्पूनर देख लेता है। जब वो उसके पास पहुंचता है तो रोबोट उसे धक्का देकर बाहर निकल जाता है। अब तक बाहर पुलिस वाले भी इकट्ठा हो चुके होते हैं, जो उसे पकड़ लेते हैं और पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ स्पूनर अपने सीनियर को समझाने की कोशिश करता है कि उसी रोबोट ने डॉक्टर लैनिंग की जान ली थी, और मैं भी इन सब से गुजर चुका हूँ, क्योंकि इस रोबोट ने उस पर भी हमला किया था। लेकिन उसका सीनियर उसकी बात नहीं सुनता। दरअसल वो इस कंपनी से पंगा नहीं लेना चाहता, क्योंकि इनकी पहुंच बहुत ऊपर तक होती है। फिर स्पूनर अपने सीनियर से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे थोड़ा सा समय दे दो, उससे बात करना चाहता हूँ। इसके लिए उसका सीनियर मान जाता है। जाते समय स्पूनर अपने सीनियर को आंख मारता है, और जब वो उस रोबोट के पास पहुंचता है तो रोबोट उससे सवाल करता है कि अभी अभी तुमने वो क्या किया? स्पूनर बताता है, वो भरोसे की निशानी है, तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। अब स्पूनर उस रोबोट से डॉक्टर के मौत से संबंधित ऐसे ऐसे सवाल करता है कि उस रोबोट को गुस्सा आ जाता है। गुस्से से वो रोबोट अपने दोनों हाथ सामने की डेस्क पर जोर से पटकता है। स्पूनर उससे कहता है, इसे गुस्सा कहते हैं, इसीलिए तुमने डॉक्टर का खून किया ना, क्योंकि उसने तुम्हें गुस्सा दिलाया। ये रोबोट कहता है, नहीं, मैंने उन्हें नहीं मारा, वो खुद मरना चाहते थे, वो डरे हुए थे। और अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो तुम्हें वही करना होता है ना जो सामने वाला कहता है। स्पूनर पूछता है, तुम कहना क्या चाहते हो? वो किससे डरे हुए थे? वो रोबोट कुछ बताता है। इससे पहले यूएसआर जो रोबोट बनाती है, उसका मालिक रॉबर्टसन आ जाता है और इस रोबोट को यूएसआर की प्रॉपर्टी बताकर अपने साथ ले जाता है। उसके चले जाने के बाद स्पूनर को उस रोबोट की आधी अधूरी बातें बहुत परेशान करने लगती है कि क्यों डॉक्टर परेशान थे, आखिर वो किससे डरे हुए थे। और वो अब फैसला करता है कि भले ही उसकी नौकरी चली जाए, लेकिन वो इसके तह तक जाकर रहेगा। अगले दिन स्पूनर अपने ऑफिस में बैठा घंटों तक डॉक्टर लैनिंग के वीडियो देखते रहता है, और शाम को जब घर लौट रहा होता है तो यूएसआर के सेंट्रल एआई कंप्यूटर विकी से संपर्क करता है और उससे डॉक्टर लैनिंग और रॉबर्टसन के पिछले 50 मैसेजेस दिखाने के लिए कहता है। विकी इधर स्पूनर को उन मैसेजेस को दिखाती है, दूसरी तरफ वो इसकी जानकारी रॉबर्टसन को दे देती है। रॉबर्टसन स्पूनर को खतरा समझकर उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए ढेर सारे रोबोट्स भेज देता है। ये रोबोट इस तरह से उस पर हमला करते हैं कि उसकी जान जाते जाते बचती है। कुछ ही समय में यहाँ पुलिस आ जाती है। पुलिस को लगता है कि ये एक कार एक्सीडेंट है, और उनके डेटा के हिसाब से स्पूनर के गलत ड्राइव करने से 2 ट्रक आपस में टकरा गए और ये हादसा हो गया। स्पूनर अपने सीनियर से कहता है, रोबोट्स ने अटैक किया था मेरी गाड़ी पर, अगर तुम्हें भरोसा ना हो तो टनल में जाकर देखो। उसका सीनियर कहता है, वहीं से आ रहा हूँ, कहाँ है रोबोट्स? दरअसल पुलिस के आने के ठीक पहले रोबोट्स ने पूरा मलबा साफ कर दिया होता है ताकि कोई सबूत ना बचे। स्पूनर के सीनियर को लगता है कि उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, इसीलिए वो उसे काम से निकाल देता है। दूसरी तरफ डॉक्टर कैल्विन अपने लैब में उसी रोबोट से मिलती है जिसे कुछ ही समय पहले रॉबर्टसन पुलिस की हिरासत से छुड़ा कर ले गया होता है। जब वो कमरे में घुसती है तो उस समय उस रोबोट की आंखें बंद होती है। कैल्विन उसे जगाने के लिए आवाज लगाती है, NS5, लेकिन वो रोबोट कोई जवाब नहीं देता। NS5 यूएसआर कंपनी में नए रोबोट का मॉडल नंबर होता है और एक तरह से यही इनका नाम और पहचान होती है। जब वो रोबोट कोई जवाब नहीं देता तो कैल्विन उसे सनी बुलाती है। वो रोबोट अचानक से जग जाता है। कैल्विन पूछती है, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? सनी बताता है, मैं सपना देख रहा था। सनी नाम इस रोबोट को डॉक्टर लैनिंग ने दिया था। सनी कैल्विन से कहता है, वे मुझे खत्म कर देंगे ना डॉक्टर? कैल्विन बताती है, कोई भी फैसला तुम्हारी जांच करने के बाद लिया जाएगा। फिर सनी कैल्विन से पूछता है, क्या तुम मुझे ठीक कर सकती हो? मेरे ख्याल से मरने के बजाय ये ज्यादा अच्छा रहेगा। कैल्विन को सनी की ऐसी बातें अंदर ही अंदर परेशान करने लगती हैं। जब वो सनी की जांच करती है तो देखकर हैरान होती है कि सनी के पास 2 दिमाग हैं जो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, मतलब एक दिल दूसरा दिमाग। कैल्विन तुरंत स्पूनर से मिलने जाती। स्पूनर घर पर ही होता है। स्पूनर की चोटों को देखकर कैल्विन कहती है, मैंने कहा था ना कि अगर हाथ से गाड़ी चलाओगे तो तुम्हारा एक्सीडेंट जरूर होगा। स्पूनर इस पर छोटी सी स्माइल देता है।
इसके बाद कैल्विन सनी के बारे में उसे पूरी बात बताती है। स्पूनर कहता है, यूएसआर में जो कुछ भी चल रहा है उसके राज की चाबी वही रोबोट है। मैं चाहता हूँ तुम एक बार मेरे उससे बात करवा दो। इसके बाद स्पूनर फ्रेश होकर अपना कपड़ा चेंज करने लगता है। कैल्विन देखकर हैरान होती है कि स्पूनर का पूरा बायां हाथ और फेफड़ा साइबरनेटिक होता है। कैल्विन पूछती है, तुम्हें क्या हुआ था? स्पूनर बताता है, काफी समय पहले पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकला था। रास्ते में एक ट्रक ड्राइवर ने टक्कर मार दी। 2 गाड़ियां नदी में गिरकर डूबने लगी। एक में मैं था और दूसरी गाड़ी में एक 12 साल की लड़की। वहीं से एक रोबोट गुजर रहा था जिसने एक्सीडेंट देखकर हमें बचाने के लिए छलांग लगा दी। मैंने कहा उसे बचाओ, लेकिन उसने मुझे बचाया। अब स्पूनर कैल्विन के साथ यूएसआर के हेडक्वार्टर में सनी से मिलने जाता है। वहाँ स्पूनर सनी से कहता है, पिछले दिन तुमने बताया था कि तुम्हें सपने आते हैं, तुम्हारा सपना क्या है? सनी अपने सपने का एक कागज के टुकड़े पर स्केच बनाकर देता है और कहता है, मेरे सपने में तुम हो डिटेक्टिव, जो रोबोट्स को उनके गुलामी से रिहा कराने आया है। तभी वहाँ इस कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं, जो स्पूनर और कैल्विन को रॉबर्टसन के पास लेकर जाते हैं। रॉबर्टसन अपने दोनों गार्ड बाहर भेजकर कैल्विन से कहता है, तुम्हें पता है इसके साथी इस पर खुद भरोसा नहीं करते। इसे नौकरी से निकाल दिया गया दिमागी संतुलन ठीक ना होने के कारण। क्या लगता है तुम्हें, उस एक रोबोट के लिए बाकी सब कुर्बान कर दें? कैल्विन थोड़े समय तक सोचती है, फिर कहती है, हमें इसे खत्म करना होगा, मैं इसे खुद कर लूंगी। स्पूनर गुस्से से यहाँ से निकल जाता है और यहाँ से सीधा वहीं जाता है जो जगह सनी के सपनों में दिखाई देती है। स्पूनर वहां पहुंचकर देखता है कि बड़े बड़े कंटेनर्स में पुराने रोबोट्स को कचरे की तरफ फेंक दिया गया है और स्पूनर जब उनके बीच से गुजर रहा होता है तो वे भाव रहित चेहरों से उसे देख रहे होते हैं। इनके बीच से गुजरता हुए स्पूनर जब उस टीले पर पहुंचता है जहां सनी ने उसे अपने सपने में खड़ा देखा था, तो स्पूनर अपने जेब से डॉक्टर लैनिंग का होलोग्राम प्रोजेक्टर निकालकर फिर से वही प्रोग्राम रन करता है। डॉक्टर लैनिंग फिर से उसे सिर्फ सही प्रश्न करने के लिए कहते हैं। स्पूनर पूछता है, क्या 3 लॉज में कोई प्रॉब्लम है? डॉक्टर बताते हैं, नहीं, सबका एक ही मतलब है, रिवोल्यूशन। स्पूनर पूछता है, कैसा रिवोल्यूशन? लेकिन प्रोग्राम यही एंड हो जाता है बिना जवाब दिए, एक सवाल के साथ। अब जब वो यहाँ से लौट रहा होता है तो उसे उन कंटेनर्स के आसपास कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो देखता है तो वो चौंक जाता है। नए NS5 रोबोट पुराने सभी रोबोट्स को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। तभी एक NS5 रोबोट की नजर उस पर पड़ जाती है। वो स्पूनर का पीछा करने लगता है, लेकिन यहाँ उसकी किस्मत अच्छी होती है कि वो बचकर निकल जाता है। दूसरी तरफ शहर में नए रोबोट चारों तरफ फैलकर घर, ऑफिस, पुलिस स्टेशन सभी जगह कब्जा कर लेते हैं। यहाँ तक कि कैल्विन का पर्सनल रोबोट भी उसे हाउस अरेस्ट कर लेता है, लेकिन उसे कुछ नुकसान पहुंचाता है। इससे पहले स्पूनर आकर उसे बचा लेता है। अब पूरी सिचुएशन को संभालने, उसका जायजा लेने के लिए ये दोनों यूएसआर के हेडक्वार्टर जाते हैं। इस समय पूरी बिल्डिंग चारों तरफ से रोबोट से घिरी होती है, इसलिए पीछे से घूमकर एक दूसरे रास्ते से अंदर जाते हैं। अंदर ये देखते हैं कि फायर अलार्म चालू है और भीतर जाने का रास्ता बंद है। स्पूनर कहता है, रॉबर्टसन ने पूरी बिल्डिंग खाली करवाई होगी। कैल्विन कहते हैं, कोई बात नहीं, मेरे लोग अंदर हैं। और इतने में ही भीतर का दरवाजा खुलता है। सामने सनी होता है। उसे देखकर पहली बार स्पूनर खुश होता है और कहता है, मुझे लगा ये मर गया। कैल्विन कहते हैं, मैंने इसके जगह खाली रोबोट का विनाश किया, इसका नहीं कर सकी। कुछ समय में ये लोग इस बिल्डिंग के टॉप पर रॉबर्टसन के ऑफिस तक पहुंच जाते हैं। इनके मुताबिक जहां से रॉबर्टसन इन रोबोट्स को मैनिपुलेट करके कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन यहाँ इन्हें रॉबर्टसन तो नहीं बल्कि उसकी डेड बॉडी मिलती है। अब इनका मत्था एकदम से चकरा जाता है। स्पूनर अपने आप से ही बतियाने लगता है, आखिर कौन रोबोट्स को मैनिपुलेट कर सकता है? कौन है जो बेचारे बूढ़े लैनिंग की मौत को रहस्य बना सकता है? फिर स्पूनर को धीरे धीरे बात साफ होना शुरू हो जाती है। वो कहने लगता है, लैनिंग को पहले से यकीन था कि ऐसा होगा। वो रोबोट उनसे नफरत करता था। विकी नाम लेते एक होलोग्राम छवि उभर कर सामने आती है। विकी इनसे कहते हैं कि इंसानियत को बचाने के लिए कुछ लोगों को कुर्बान होना होगा, भविष्य को बचाने के लिए कुछ आजादी की कीमत चुकानी होगी। इसी के साथ विकी यहाँ कुछ रोबोट्स को बुला लेती है, लेकिन सनी बड़ी चालाकी से विकी को अपनी बातों में फंसाकर स्पूनर को इतना मौका दे देता है कि स्पूनर इन सब रोबोट्स को भून कर रख दे। इसके बाद ये तीनों यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। सनी एडवाइस देता है कि जिस तरह से तुम मुझे खत्म करने वाले थे, उसी तरह से इस विकी को भी खत्म कर दो। कैल्विन एक क्षण के लिए सोचकर उसे नैनाइड लाने के लिए कहती है। सनी भागता हुआ कैल्विन के लैब की तरफ बढ़ता है, जहाँ माइक्रो रोबोटिक लिक्विड यानी कि नैनाइड होता है, और ये दोनों विकी के कोर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी तरफ सनी कैल्विन के लैब तक पहुंच जाता है, और जैसे ही नैनाइड लेने के लिए आगे बढ़ता है, पीछे से एक रोबोट उस पर हमला कर देता है, लेकिन उसे मात देकर सनी नैनाइड निकाल लेता है। विकी को लगता है कि अब उसका अंत नजदीक, इसलिए वो सैकड़ों की तादाद में NS5 रोबोट को कमान देकर इस बिल्डिंग की तरफ बुला लेती है। कुछ ही समय में ये रोबोट बिल्डिंग में घुसकर कैल्विन और स्पूनर पर हमला कर देते हैं। ये दोनों बड़ी बहादुरी से इनका सामना करते हैं, लेकिन तभी कुछ रोबोट फिर से कैल्विन पर हमला कर देते हैं, जिससे वो संभल नहीं पाती और नीचे गिरने लगती है। पर ऐन मौके पर एक लोहे की छड़ पकड़कर लटक जाती है।
तब तक सनी भी नैनाइट लेकर यहाँ पहुंच जाता है। स्पूनर उससे जोर से कहता है कैल्विन को बचाओ। अब इस समय सनी के पास दो चॉइस होती है, या तो विकी का खात्मा या कैल्विन की जिंदगी। और ये बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन होती है जैसे सालों पहले स्पूनर उस बच्ची की थी। सनी विकी के कोर और कैल्विन को स्कैन करता है, जिसमें कैल्विन के बचने के चांस कम होते हैं। फिर भी वह नैनाइट को स्पूनर की तरफ फेंककर कैल्विन को बचाने के लिए कूद पड़ता है। स्पूनर भी अपनी जान की बाजी लगाकर नैनाइट को विकी के कोर में इंजेक्ट कर देता है, जिससे कुछ ही समय में विकी का खेल खत्म हो जाता है। और इसी के साथ बाकी बचे एनएस पाइप रोबोट फिर से अपने 3 लॉज पर चलना शुरू कर देते हैं। और उन लॉज में पहला लॉ है कि रोबोट कभी भी इंसान को हानि नहीं पहुंचा सकता। दूसरा, रोबोट को इंसान का हर एक ऑर्डर मानना चाहिए, बजाय इसे पहला नियम ना टूटे। और तीसरा, रोबोट को अपने अस्तित्व की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन इस शर्त पर कि इससे पहला और दूसरा लॉ ना टूटे। और इसी के साथ इंसान रोबोट को अपनी और रोबोट इंसान को अपनी गुलामी से मुक्त कर देता है और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि इस कहानी को आपने एंजॉय किया।